आज का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 6 मार्क्स आता है सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स में। यहां से अगर ये 6 मार्क्स आपको लेने हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। पहले 5 मिनट में ही आप समझ जाएंगे क्यों ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। अगर एक बार, सिर्फ एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको ये मैं गारंटी देता हूं, यहां से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। 6 में से 6 आपको कंफर्म मिलेंगे। सिर्फ एक बार ये वीडियो देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल के साथ जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सारे डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेटली आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो एप्लीकेशन होता है वो, और डी ब्रुगली वेवलेंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए, जो बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका टॉपिक का। आज के स्टार्ट में प्रथम जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, याद रखिए यहां से 6 मार्क्स हैं इस चैप्टर में से, और ये आसान वाले 6 मार्क्स होते हैं। चलिए देख रहे हैं एडवांस फिजिक्स एकेडमी, शुरू करते हैं। फोटोन, फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है ए पैकेट ऑफ और बंडल ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहेंगे अ फोटोन। अब पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फोटोन। फोटोन का जो एनर्जी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू। E क्या होता है? एनर्जी। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, इसलिए इसको बनाए H C बाई लैम्डा। जो हमें याद रखना है, H इक्वल टू जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हमें याद रखना है, वो क्या होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में, फिर भी मैं बता रहा हूं कुछ कुछ कारण से, क्योंकि इसको अगर ये वैल्यू चार्ट जो है ये अगर याद रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन क्या होता है? अ फोटोन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट में, कहां पर? वैक्यूम में। अब देखिए, इट हैज जीरो रेस्ट मास। इसका रेस्ट मास कितना है? जीरो। मतलब फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं, देख के जाइएगा। द काइनेटिक एनर्जी और ये द काइनेटिक मास ऑफ अ फोटोन, इससे हम एक इक्वेशन के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, वहां से मास निकालो तो M इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर आ गया। फिर इसको हम अगर E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा अप्लाई करते इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा? एच सी बाई लैम्डा। तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो अगर पुट किया तो सी सी कट जाएगा, तो आएगा एच बाई सी लैम्डा। तो इसको आप मार्किंग करिए। ये सारे इक्वेशन यूज करके छोटा छोटा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, या फिर आप सोच सकते हैं कि यहां से कुछ एमसीक्यू बनेंगे जो इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू ई बाई सी, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन डिनोटेड बाई P इक्वल टू ई बाई सी। P मोमेंटम होता है, E एनर्जी, C से स्पीड ऑफ लाइट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। याद रखिए, बाद में ये काम में आएगा जब हम डी ब्रुगली वेवलेंथ डिस्कस करेंगे, इसको काम में आएगा। तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। नेक्स्ट, फोटोन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फोटोन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। छठा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। मतलब एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये तो होना ही है, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू, न्यू तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी तो जरूर बढ़ेगा। शो द एनर्जी ऑफ अ फोटोन डज नॉट चेंज विथ फोटोन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब क्या? अगर फोटोन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो इसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। ये बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है, जो व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज व्हेन एनी ऑफ द फोटोन, या फिर कुछ भी अगर एनर्जी लेके जाए तो। याद रखिए, कभी भी एनर्जी का, जो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो मीडियम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस विथ डिफरेंट मीडिया। वेवलेंथ हमेशा चेंज होता है, मीडियम चेंज हो गया मतलब डेंसिटी चेंज हो गया, तो वेवलेंथ चेंज होगा। सो वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू एन लैम्डा, एन फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए, तो एन लैम्डा, तो लैम्डा चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। फोटोन में शो डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। फोटोन क्या दिखाता है?
जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंट कंडीशन में दिखाता है। देखिए ये सारे चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपने आप याद हो जाएगा। फोटोन आर नॉट डिविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोटोन कभी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डेफिनेशन को आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत बार एक मार्क क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, द फेनोमेनन of emission of electron from mainly metal surfaces exposes light energy, जैसे कौन से एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल लाइट या फिर इवन इंफ्रारेड of suitable frequency is known as photoelectric effect। आसान भाषा में समझाएं तो किसी लाइट, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी लाइट जो कि एक मेटल सरफेस पर अगर हिट करे तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। कब करेगा, किसी मेटल सरफेस पे अगर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट आके हिट करे तो इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन में एमिटेड बाय द इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं। ओके, एक नोट इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, नॉन मेटल ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिक्विड गैसेस ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट नॉट लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब कुछ ही तरह के लिमिटेड एक्सटेंट में वो दिखाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मेटल के। तो ये आ गया मेटल्स, इसमें हम क्या डालेंगे, यूवी रे। तो डालने से क्या होगा, ये एमिट कर जाएगा। ये क्या एमिट करेगा मेटल सरफेस में से, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। क्यों करेगा, मेटल जो सरफेस होता है यूवी रे जब पड़ता है उस पर, वो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। वही इलेक्ट्रॉन हमें क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर ये मेटल्स अदर देन एल्काली मेटल हुआ, अदर देन एल्काली मेटल हुआ तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन शो करेगा। देखिए विजिबल लाइट आया तो यहां पर अगर हिट किया तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एल्काली मेटल की, तो हमेशा याद रखना कि विजिबल लाइट आएगा तो वहां से डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इस फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की वजह से इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। एक बार सुनिए, दिमाग में ये पूरा बैठ जाएगा। देखिए हमने एक हॉलो ग्लास ट्यूब ले लिया और ये डब्ल्यू क्या है, क्रिस्टल है, जो बाद में बता रहा हूं मैं। इसमें दो तरह के प्रांत होते हैं, एक तो सी होता है और राइट साइड में होता है ए। सी को आप अपना कैथोड और ए को एनोड बोल सकते हैं, और सी को मैं बोलूंगा एमिटर और ए को बोलूंगा कलेक्टर। याद रखना, एमिटर और कलेक्टर। ओके, इससे हमने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है, जिससे हम क्या, एक की को ऐड किए हैं जिससे सर्किट का ऑन होना है। रेजिस्टेंस और बैटरी लगा दिया है, माइक्रो एम्पियर एमीटर लगा दिया है उससे, और हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। अब क्या होगा, ये तो हमने बता दिया कि कैसे ये अरेंजमेंट करना है, लेकिन हमें करना क्या है उससे पहले ये देख लो। मैंने बताया है कि सी होता है मेटालिक कैथोड, इसे हम बोलेंगे एमिटर। ए होता है मेटालिक एनोड, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बर। और ये डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है क्वार्ट्ज विंडो। अब क्वार्ट्ज विंडो क्यों ले, ग्लास क्यों नहीं लिया, बाद में ये डिस्कशन में आएगा। देखिए अब अगर की को मैंने ऑन कर दिया, मतलब लगा दिया, मतलब सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो अगर यूवी ले वहां पर सी पे आके हिट करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। कौन सा वाले इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। कहां पर आएंगे, ए पे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ए का चार्ज देखिए, यहां ए पोटेंशियल में पॉजिटिव में है, ए बैटरी के साथ कनेक्टेड कहां पर है, पॉजिटिव में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा। ए अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन सी से एमिट होके कहां आएंगे, ए में। तो ये जो लंबा लंबा करके जो जा रहा था, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फिर से बता दूं, यूवी रे अगर आया तो सी मतलब जो मेटालिक कैथोड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमिटर, उस पे हीट किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे जिसको हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। जो हमने बताया है पिछली कुछ मिनटों में कि फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, वो आके हीट करेगा कहां पर, ए पे, जो मेटालिक एनोड होते हैं, जो कि हम कलेक्टर का काम करता है। क्यों ये आता है इस तरफ, क्योंकि ए का चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज मतलब यह इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, तो यहां पर आके ये हिट करेगा। तब हमें क्या पता चलेगा, ये करंट फ्लो होगा जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब ग्लास क्यों नहीं यूज करते,
ग्लास ओनली विजिबल लाइट ट्रांसमिट ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट, नॉट यूवी लाइट। यूवी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता ग्लास, इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज ट्रांसमिट यूवी लाइट, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्यों हमने क्वार्ट्ज लिया है, क्यों ग्लास नहीं लिया है। ओके, चलिए, when light of suitable frequency falls on a metallic cathode, photoelectrons emitted, these photoelectrons are attracted toward the positive anode and hence photoelectric current is constituted। मतलब यहां से इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा वाला ग्राफ? पहला जो है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ये आ गया हमारा इंटेंसिटी जो एक्स एक्सिस बराबर है, और ये आ गया हमारा करंट जो कि वाई एक्सिस बराबर है, जो हमें माइक्रोएमीटर में मिल रहा है। चलिए, इसका जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा। देखिए, for a fixed frequency the photoelectric current increases linearly with increase in intensity of incident light। अगर ये ड्रॉ करने को बोले, ये आप ग्राफ ड्रॉ करिए और ये पॉइंट सिर्फ आप वहां पर मेंशन कीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ये पॉइंट मेंशन कर दीजिए। देखिए, अब दूसरा वाला जो ग्राफ आएगा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल के ऊपर ये कैसे डिपेंड करेगा। तो हमने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जो कि पोटेंशियल राइट एक्सिस, राइट एक्स एक्सिस में उसका पॉजिटिव दे दिया, और यहां पर आई भी ड्रॉ कर दिया एक्सिस के ऊपर, तो ऑरिजिन ओ लगा दिया। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये L1 के लिए और ये दूसरा L2 के लिए। तो ये L1 L2 कहां किस तरह के रिलेटेड होगा, L2 ग्रेटर देन L1 होगा। अब देखें ये क्या होता है, ये होता है सैचुरेशन करंट, एक टाइम पे बढ़ते 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 एक स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो ग्राफ उठ के ये फ्लैट हो गया। अब देखो, when a fixed frequency of इंसिडेंट लाइट पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। हमने क्या किया, पोटेंशियल के साथ करंट इंक्रीज होने का ये देख लिया। ओके, एंड पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड। अब ये ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन रीच टू द प्लेट ए, जब ये समझ सब फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेट ए, जो हमने अभी पिछले देर में दिखाया था, ए क्या होता है, कलेक्टर होता है, एनोड होता है। जब ये आता है, करंट होता है मैक्सिमम, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। मतलब जब पूरा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर एनोड में चलाए, तो वहां पर क्या होगा, करंट स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेशन करंट, ये इसको हम कहलाएंगे। चलिए, अब ये नेगेटिव टर्मिनल में देखिए, इसको अगर हमने व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज, हमने ये डिक्रीज कर दिया, तो करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। ये जीरो नहीं होता, करंट जीरो नहीं होता जीरो पोटेंशियल पे, तो क्या होता है, देखिए, दिस शोज दैट इवन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन मैनेज टू रीच द प्लेट। मतलब क्या है, अगर हमने ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जीरो भी कर दिया, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर भी प्लेट ए में जाएंगे, मतलब कैथोड से निकल के फिर भी हमें प्लेट ए में मिलेगा। इसलिए ये Vs जो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। सो नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे प्लेट ए पे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया Vs पे, उसे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और काट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर काट ऑफ पोटेंशियल। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे चीज जो होते हैं इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको करना ही करना है। ये सारी चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इंसिडेंट लाइट का जो इफेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। For a fixed frequency incident light, the photoelectric current does not depend upon the frequency of the incident light. Because क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मतलब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उस नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, नॉट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब कितने नंबर पे हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, लेकिन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर ये इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट का कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आ गया पोटेंशियल, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमने देख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको
इसको हम क्या करेंगे, ये एक्सिस में आई ड्रॉ कर दिया जो कि वाई एक्सिस बराबर है। चलिए, ये आएगा पहला वाला, ये आएगा दूसरा वाला, VS1 VS2 मिल गया, V1 V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, VS1 VS2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, V1 V2 पोटेंशियल मिल गया। तो यहां पर याद रखना है कि पोटेंशियल के लिए ये दूसरा वाला से पहला वाला कम होगा, मतलब क्या है इसका सैचुरेशन करंट यहां पर दिखा दिया। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंसिडेंट इंक्रीज होता है कब, जब सैचुरेशन करंट के साथ, सैचुरेशन इन सैचुरेटेड विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। जबकि हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे एनोड के साथ, उसके साथ ये इंक्रीज होगा। अब हाउएवर द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये हमें पता ही है। और व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड एंड टेकन बिलो द जीरो, जब पोटेंशियल को हम डिक्रीज करके जीरो के नीचे लाए, बिलो द जीरो, नीचे नीचे लाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस टू जीरो। तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीजेस टू जीरो हो जाएगा एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिलेगा। इसलिए न्यू1 न्यू2 जो फ्रीक्वेंसी लिया था, न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 हुआ था। ठीक है, चलिए, ओके, शो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ओके, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू वर्सेस वीएस, मतलब फ्रीक्वेंसी का साथ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो देख पा रहे हैं कि ओरिजिन से नहीं निकल रहा है, कुछ थोड़ा दूर से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है ये, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। बढ़िया, इट शोज दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है, मान ले जो मेटल मैंने लिया है और जो लाइट हमने उसके ऊपर डाला है, तो दोनों का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे मान ले कॉपर, कॉपर मेटल मैंने लिया, उसके ऊपर कुछ फ्रीक्वेंसी का अगर मान ले कि 100, एक ये वैल्यू फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला अगर लाइट उसमें डाल दिया तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। 100 के ऊपर कुछ भी वैल्यू डालो तो होगा, लेकिन 100 के अगर नीचे 99 भी डाला तो नहीं होगा। वो जो वैल्यू होता है ना, जिसे हम वो मिनिमम वैल्यू कहते हैं, जो 100 हर्ट्ज, उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि पास मार्क क्या होता है, 100 में से 34 मिलेगा तो तुम्हें पास है, 34 मिले या फिर 99 मिले या फिर 100 मिले, पास होगे तुम। लेकिन 33 में नहीं पास होने वाले, एग्जाम में फेल हो जाओगे। वैसे ही एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है हर एक मेटल का, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। लेकिन अगर उसके वैल्यू के नीचे हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, नंबर 1, for a given substance there is a maximum value of frequency of incident light called, जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल। अभी आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होना चाहिए, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे अगर इंसिडेंट लाइट हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट। जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। नंबर 3, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होंगे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कभी भी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट जो लाइट होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करने वाला। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, एज सुन एज द फोटोन इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द सब्सटेंस इट एमिट। मतलब जब भी कोई फ्रीक्वेंसी वाला लाइट उस मेटल सरफेस पे गिरेगा, तुरंत क्या निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब भी गिरेगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1, मतलब एवरी फोटोन इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो यहां से पता चलेगा कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। When a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed the electron and used to the two ways. जब भी कोई फोटोन एनर्जी h nu लेके कोई मेटल सरफेस पे पड़ता है तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो तरह से ये काम करेगा। क्या करेगा, पहला जो है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक पार्ट को क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसको मेटल सरफेस में से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देगा। इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को डेफिनेशन अगर पूछे तो ऐसे लिखना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, जिसे हम बोलेंगे फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो। और दूसरा पार्ट क्या करेगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू गिविंग द वेलोसिटी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और बाकी पार्ट क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देगा। दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जहां पर एम इक्वल टू मास होता है, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अगर आ गया देखिए हमें इसको क्या से कैसे लिखना है, ये आ गया मेटल, ये आ गया फोटोन जिसका एनर्जी एच न्यू है, तो आके गिरेगा तो ये पहले क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या करेगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन को जो निकला है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी भी निकला है, उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देके बाहर निकाल देगा, जिसको हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ क्या होता है, हमें पता है कि एच न्यू जो फोटोन का एनर्जी होता है वो वर्क फंक्शन प्लस ये काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल होगा। तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको अगर बैठा दे, 5 मतलब वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का जगह क्या आएगा, ये एच न्यू वैल्यू एच न्यू जीरो आएगा, तो 5 की जगह हमने लिख दिया एच न्यू जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर जैसे था लिख दिया। तो ये बन गया हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, ये बन गया हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा बोलता हूं मैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। अब वेरिफिकेशन ऑफ लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो क्या बना हमारा फॉर्मूला, अगर कॉमन ले लिया तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। चलिए अगर ये न्यू लेस देन न्यू जीरो हुआ तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस हमेशा क्या होगा, न्यू ग्रेटर देन जीरो। न्यू जीरो क्यों होगा, अगर न्यू लेस देन न्यू जीरो हुआ तो नेगेटिव में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमेशा क्या होगा, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और न्यू जीरो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंस वन फोटोन एमिट वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसलिए क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो इंसिडेंट लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। नंबर 3, इट इज क्लियर दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब हमें पता चलता है एच और न्यू जीरो क्या होता है, कांस्टेंट अगर मान लिए तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो 4 नंबर पॉइंट क्या बताया, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू द कलिशन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्यों होता है, क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कलिशन होता है। एज सच देयर इज नो कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड एमिशन। ये इंस्टेंटेनियस हम मान सकते हैं, क्योंकि ये अगर जितनी जल्दी आके ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लेके हिट करेगा मेटल सरफेस पे तुरंत निकल जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। अगर सेकंड की अगर बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है, आप एक सेक मान के चलिए, SHAKE सेक, एक सेक का वैल्यू कहता है कितना होता है, 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड को एक सेक बोलते हैं, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस ही बोल सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन क्या होता है, ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म में यूज होता है। ऑटोमेटिक
जो बर्गर लैब में यूज होता है। ये स्कैनर फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म में यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है डेफिनेटली, टू लोकेट द फ्लो ऑफ होल इन द फर्निश गुड फिनिश गुड्स, यहाँ पर होल के लिए जो सर्च करना होता है उसमें यूज होता है डेफिनेटली। एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है डेफिनेटली, जो ओपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिटरमाइन करता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग स्ट्रीट लाइट में, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, या फिर फोटोमेट्री बोल सकते हैं। ब्यूटी मैटर जो कि होते हैं उसमें होते हैं। लाइट मीटर जो कि होते हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, उसमें यूज होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक स्कोरिंग में, सॉर्टिंग में होता है। फोटो काउंटिंग में होता है, या फिर आप मेट्रोलॉजी की बात करें तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में चल बढ़ते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन होता क्या है उसको एक बार देख लीजिए। Wave theory of electromagnetic radiation explain the phenomenon of interference, diffraction and polarization। अब देखिए वेव थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, तीन चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये वेव थ्योरी से पता चलता है। लेकिन ऑन अदर हैंड क्वांटम थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो एक तरफ है वेव थ्योरी, दूसरी तरफ है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिस जो दो तरह के नेचर होते हैं इसी को हम बोलेंगे डुअल नेचर और वेव एंड पार्टिकल नेचर। मतलब जब हम कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई हीरो का डबल रोल होता है, वो एक ही बंदा होता है, डबल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी एक वेव फॉर्म में होता है जिससे हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के बारे में पता चलता है, और एक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिससे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये सारे चीज पता चलते हैं। इसलिए रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे, डुअल नेचर। ओके, इसको बोल सकते हो वेव एंड पार्टिकल नेचर। चलिए अब देखो, लुइस डी ब्रुगली क्या किया था। लुइस डी ब्रुगली सजेस्टेड दैट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटसेट्रा जो होते हैं हैव आल्सो डुअल नेचर। उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी डुअल नेचर दिखाते हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब इनके पार्टिकल नेचर भी होते हैं, इनके वेव नेचर भी होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोपोज थ्योरी डाला था। और इसको याद रखने के लिए एक नोट मैं बता दूं, in no experiment matter exists both as a particle and a wave simultaneously. It is either one or other aspect, that is two aspects are complementary to each other। अब देखो यहां से सजेशन उसका क्या था, द नेचर लव्स सिमेट्री, द यूनिवर्स इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन, बोथ एंटिटीज मस्ट बी सिमेट्रिकल। तो इसके ऊपर उन्होंने एक बढ़िया इक्वेशन डाला। क्या डाला, अगर ये वेव पास हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो यहां इसका वेवलेंथ हमने अगर लैम्डा डाल दिया, तो मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन एसोसिएटेड विथ अ वेव, दैट इज वेव कैन गाइड मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये था डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एसोसिएटेड हुआ था के द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल, इसको हम बोलेंगे डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। ये जो डी ब्रुगली बोला था, मूविंग मटेरियल ऑफ पार्टिकल, ये मूविंग मटेरियल जो पार्टिकल होता है जो एसोसिएटेड विद वेव, वेव की तरह काम करता है, और ये क्या करेगा, मोशन ऑफ द, ये इसको हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल के साथ जोड़ा है। तो ये दोनों फैक्टर को डी ब्रुगली ने बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला बोल सकता हूं या फिर एक्सप्रेशन बोल सकता हूं, वो क्या निकल के आया, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जीज का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, जिसे हम बोल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। बढ़िया। तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो ऊपर में भी E, नीचे भी E, तो E कैंसिल आउट हो गया, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें क्या मिल गया, E कॉमन मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर किया एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो सी से अगर काट जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी आएगा। ये जो वेवलेंथ निकल के आया इसे हम बोलेंगे डी ब्रुगली वेवलेंथ। क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। और इसे हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, क्योंकि पी इक्वल टू एम सी होता है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मैंने स्टार्टिंग में इस क्लास में बताया था कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन पी इक्वल टू एम सी होता है। वहां पर बताया था कि इसको याद रखो, क्योंकि ये हमेशा तुम्हें याद रखना है, ये सारे चीज
क्योंकि एक से दूसरे तक जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखो, न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत काम आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई mc या फिर लैम्डा इक्वल टू h बाई p बोल सकते हैं, ठीक है। सो if a photon, we have a material particle of mass m moving with a velocity v, it becomes the equation lambda equal to h by mv, which express the de Broglie wavelength। अगर कोई पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। चलिए अब इसका कंक्लूजन देखिए, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब लिख पा रहे हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v, मतलब इसका रिलेशन क्या है, लैम्डा और v का वेवलेंथ वेलोसिटी के साथ इनवर्सली है। सो द पार्टिकल मूव फास्टर, द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर। मतलब जितना जोर से पार्टिकल मूव करेगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगा। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे हुआ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट, सच एज वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, उस तरह के वेव को हम विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। तो ये क्या हुआ कि मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, जितना मास लाइटर होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ उतना ही हाई होगा, ठीक है। इसको याद रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मतलब चार्ज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर किसी भी तरह डिपेंड नहीं करने वाला। Matter waves like electromagnetic waves can travel in a vacuum, hence they are not mechanical waves. Okay, चलिए next, matter waves are not electromagnetic waves because they are not produced by the accelerating charges। ये matter waves के जो 2 पॉइंट मैंने आखिर में डाला हुआ है इसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन में बहुत बार हम देख पाए हैं। और लास्ट वाला में देखिए, मैटर वेव्स आर probability waves, amplitudes of wave giving the probability of existence in the particle at a point। ये मैटर वेव्स का दो तीन पॉइंट मैंने किया है यहां पर, इसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि ये सारे चीज आपको बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये डेविसन और गामर एक्सपेरिमेंट जो था अब तो यहां से ये तो निकाल दिया है सिलेबस से, तो इसको नहीं करना है। अच्छा, अगर इसका न्यूमेरिकल चाहे करने तो इस वीडियो के आखिर में आप देखिए, यह आ रहा है न्यूमेरिकल वाला वीडियो, डुअल नेचर का न्यूमेरिकल वाला वीडियो आप देख लीजिए। इसमें अगर ये आपको देखना है, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट यहां पर करवा चुका हूं, पूरा समझ में आएगा। अब तक हमारे साथ बने हैं, मतलब ये पूरा वीडियो आपने देख लिया। अगर इसके बावजूद कोई क्वेश्चन ना हो पाए मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो कि होता है हमने बता दिया। 6 मार्क्स यहां से मिलेंगे आपको, 6 मार्क्स, 70 में 6 आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करके जाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तब भी सब्सक्राइब करना और तब भी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।